बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, आज इस चैप्टर्स को और इसमें मौजूद न्यूमेरिकल्स को और तमाम डेफिनेशंस को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी आपने देखना है और अपने दोस्तों से भी आपने इसको लाजमी शेयर करना है। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब पीरियोडिक टेबल जो है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अ टेबल शोइंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि एलिमेंट्स को अगर सिस्टमेटिक एक सिस्टम के हिसाब से जब अरेंज किया जाता है तो उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक, अब आपके पास जो बच्चों जो जो है ना, आपके पास आप ये समझे कि एक एलिमेंट्स होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती, सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है 16 और 8। अब 16 जो है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, और जो 8 है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, फिर इसके साथ अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो ये होता है 14 और 7। 14 एटॉमिक मास है और 7 जो है ये एटॉमिक नंबर है। तो पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स अरेंज किए जाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स तमाम एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। अच्छा, अब आपने ज़रा समझना है पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल को बच्चों आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। ये यहाँ पर अब आप देखिए, तो बच्चों यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 रोज़ हैं। ये 7 क्या हैं? रोज़ हैं, हॉरिजेंटल रोज़ हैं। तो इन रोज़ को हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, इन रोज़ को हम लोग कहते हैं पीरियड। ये जो पहली, दूसरी और तीसरी, ये जो पहली 3 रोज़ हैं, पहले 3 पीरियड्स हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। और ये जो रिमेनिंग है इन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और जो रो 1 है, रो 1 ये वाली, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अब रो 1 में 2 एलिमेंट्स होते हैं, रो 2 में 8 और रो 3 में भी 8 होते हैं। फिर ये 4 से लेकर ये 7 तक ये हमारे पास 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब ये जो पहले 3 हैं इन्हें हम लोग कहते हैं शॉर्ट्स पीरियड्स, और ये जो रिमेनिंग है इन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपने कहाँ से अपने माइंड में रखना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर बच्चों, ठीक है, दी हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, और ये है जी। अच्छा, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पीरियड रेंज फ्राम 2 in period 1, 32 in period 6. First 3 periods are called short period and the remaining period are called long period कहा जाता है। और टोटल ये 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आप प्रोडक्ट टेबल को अगर देखें, तो अपना प्रोडक्ट टेबल में अब ये वर्टिकल कॉलम्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, और इन वर्टिकल कॉलम्स को जो है हम लोग कहते हैं ग्रुप्स या फैमिली। वर्टिकल ये जो कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप या फैमिली कहा जाता है। और फैमिली इसलिए कहा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। और अब ये इनकी अरेंजमेंट क्या है और ये कैसे हमने याद रखना है, तो उसको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि वो जो है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये
ये लाइन भी आपको बच्चों याद होती। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद इन अ पीरियड चेंज ग्रेजुअली एज यू मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन इट। कि पीरियड में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। पीरियड्स में प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली तब्दील होती रहती है। और अब बात करते हैं बच्चों कॉलम की। तो अब यहाँ पर आप एलिमेंट दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज इन द सेम कॉलम। और कॉलम में प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है। पीरियड्स में प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं। और जो कॉलम्स होते हैं जिन्हें वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप और फैमिली। ग्रुप और फैमिलीज में प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अच्छा, अब जो ए है हमारे पास कॉलम्स यानी कि ग्रुप्स। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर ना ये ऊपर बच्चों ये देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 1A 2A, फिर यहाँ पर आ गया है 3B, फिर 4B, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम होती है कि जो कॉलम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, इनकी दो टाइप्स हैं। एक है टाइप ए और एक है टाइप बी। जो टाइप ए, अब जो टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये है जी, ये अब ये देखिए दी लेटर ए एंड लेटर बी यूज, यानी जो है 2 नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं। एक को हम लेटर ए से और एक को लेटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दी एलिमेंट इन दी सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसको फिलहाल रहने दीजिए। और इसके बाद अच्छा ग्रुप ए एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब जो ग्रुप्स ए एलिमेंट हैं इन्हें नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ग्रुप ए है इन्हें हम लोग मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स कहते हैं। और आपके न्यूमेरिकल्स में या आगे जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे वो मेन ग्रुप ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और जो ग्रुप बी एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और टाइप ए जो है, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए में भी हमारे पास 8 आते हैं कॉलम्स या ग्रुप्स, और टाइप बी में भी हमारे पास 8 ग्रुप्स आते हैं। और ये 8 और 8 ये अब आप ये बन गए 16। मगर टोटल जो अगर आप कॉलम की तादाद को अगर आप देखें तो टोटल जो इनकी तादाद बनती है वो बनती है बच्चों 18, ठीक है। अब यहाँ पर 18 है तो ये तो 16 हो है टोटल, तो 18 क्यों लिखा हुआ है तो इसको ज़रा समझिएगा बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो 3 कॉलम है ये तीनों 8B हैं, ठीक है, तीनों 8B हैं, इसीलिए टोटल 18 जो हैं वो जो कॉलम्स बनते हैं। मगर है टाइप ए में भी 8 हैं और टाइप बी में भी 8 हैं, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब ये पीरियोडिक टेबल आपको मुझे उम्मीद है कि इनके पीरियड्स और इनकी ग्रुप्स। अच्छा, अब एक और चीज़ बच्चों आपने समझनी है जो आपको याद होनी चाहिए कि अब ना ये पहला जो है 1A, ये 2A, और ये जो है ये 7A और ये है 8A, ठीक है। अब आपको 1A का नाम याद होना चाहिए, ये है अल्कलाई मेटल। और ग्रुप 2A जिसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 7A जिसे कहते हैं हेलोजेंस। और ये जो लास्ट वाला है ग्रुप 8A, इसे के कहते हैं नोबल गैसेज। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है जी, अच्छा, अब इसके बाद जो अहम चीज़ है बच्चों, वो बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब आपके पास ये अल्मोनियम है, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 13। अब आपने ये बताना है कि अल्मोनियम जो है ये इसका पीरियड और इसका ग्रुप क्या है, ठीक है।
और इसी तरीके से पोटाशियम का भी आपने बताना है कि इसका ग्रुप और पीरियड क्या है। अब ये ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड आउट होता है, ये बहुत अहम न्यूमेरिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास अल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13। तो अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये जो चैप्टर 3 है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाई थी, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एटॉमिक नंबर अब 13 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना, ठीक है। सब शेल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, होते हैं S P D F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास होते हैं बच्चों शेल K, L, M और N। अब K में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8, इसमें 8 और फिर इसमें जो है वो हमारे पास फिर आगे जो है वो 18 या 2 आगे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपके पास एटॉमिक नंबर, तो अब आपको मैंने बताया था कि 2 दफ़ा आपने S लिखना होता है और 2 दफ़ा PS आपने लिखना होता है, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, मैंने इस हिसाब से आपको काफ़ी डिटेल से ये समझाई थी। अच्छा, अब ये पहला शेल है, सब शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये। अब S का नंबर है 1 तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 4। और P का नंबर है 2 तो ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 और 3। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये S के ऊपर 2, फिर यहाँ भी 2, P में 6 आते हैं, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 13 जो है इलेक्ट्रॉन्स वो सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब ये जो है अल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है तो अब बच्चों हमने ये जो है यहाँ पे अब ये मालूम इनको, ये जो शेल्स हैं इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। ओके, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो यहाँ तक ये आपके पास आ गया शेल के। उसके बाद एल में 8 होते हैं तो 6 और 2 8, तो ये जो है ये 2 सब शेल जो है ये आएंगे एल में। उसके बाद आता है शेल एम, तो यहाँ पर ये जो है ये आ गया है शेल एम, ठीक है। यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होता है, सिंपल, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास से 2 चीज़ें आएंगी। एक आएगा जी नंबर ऑफ शेल्स, कितने बने हैं, तो 1 2 3, नंबर ऑफ शेल्स 3 बन गए हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो आपने जो देखनी है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लास्ट शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो है वो लास्ट शेल आपने देखने हैं। ओके, लास्ट शेल। अब ये जो आखिरी शेल है ये है एम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 1 3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है ये आपको बताते हैं पीरियड, ठीक है। पीरियड के बारे में आपको बताते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल 3 है तो पीरियड जो है ये 3rd पीरियड होगा। और जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको बताते हैं ग्रुप के बारे में, ठीक है, ये आपको बताते हैं ग्रुप के बारे में। तो अब इसका जो ग्रुप बना जो वो आपके पास बन गया है जी ग्रुप 3A। इसका जो ग्रुप बना है वो बना है 3A ग्रुप बना है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ शेल्स KLM 3 बने तो ये आपको बताएंगे कि पीरियड कौन सा है, और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये आपको बताएंगे कि ग्रुप कौन सा है। और ये तो आ गया थर्ड ए। और आप अगर इसका मालूम करना चाहें कि नंबर कौन सा है, ग्रुप का नंबर, ठीक है, तो आपने जस्ट 3 में 10 को ऐड कर देना है, तो 13 नंबर ग्रुप है। 13 नंबर ग्रुप है। वैसे ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ तक हमारा ओके होता है। फिर भी अगर आप को ये भी मालूम होना चाहिए कि अब जो है, अच्छा अब मैंने इसमें 3 ऐड क्यों, 10 ऐड क्यों किया है? अब देखिए इसका जो आखिरी शेल है, सब शेल, वो है पी। अगर आखिरी सब शेल पी हो तो ग्रुप जो नंबर है वो मालूम करने के लिए आप उसमें 10 ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और अब दूसरी जो चीज़ है, अहम चीज़, तो अब देखिए इसका आखिरी जो सब शेल है वो है पी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पी ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक में है, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से मुराद भी यही होता है कि अब जो आखिरी सब शेल अगर एस है तो ये एस ब्लॉक में होगा, और आखिरी जो सब शेल है अगर वो पी है तो ये पी ब्लॉक में मौजूद होगा। ये काम आपने ये इस तरीके से आपने इसको मालूम करना होता है। और एक और चीज़ बच्चों, आप देखिए कि अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो यानी अब आखिरी शेल में 8 होने चाहिए थे, इसके पास 3 हैं। 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिसिंग है। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जैसे 5 कोई नहीं देगा तो ये अपने 3 देगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो भी आपको यहाँ से मालूम हो गया है कि इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा +3 चार्ज हो जाएगा। ये भी आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब जो दूसरा है पोटाशियम, उसको देखते हैं। अब बच्चों पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। 1s2 2s2 2p6, फिर ये आएगा जी ये 3s2, फिर आ जाएगा जी ये 3p6, और फिर आ जाएगा जी ये स्कूल पब्लिक, फिर आ जाएगा जी ये स्कूल, और ये इसमें आ जाएगा जी ये 4s। ये कितने हो गए? 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पर आ जाएगा ये 119। ठीक है, वही बात कि स्कूल पब्लिक स्कूल मैंने वही लिखा है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ शेल आ गया के, यहाँ आ जाएगा ये के के बाद ये एल, फिर यहाँ पर आ गया ये एम, और यहाँ पर आ गया ये एन। अब नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेल्स जो है हमारे पास आ गए हैं जी 4। तो पीरियड जो है ये आपके पास आ जाएगा 4th पीरियड है। क्या है? 4th पीरियड है। और अब इसका मालूम करना है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट शेल में कितने हैं जी? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आ जाएगा 1a। और इसका जो नंबर है, अब आखिरी सब शेल s है, तो इसका ग्रुप नंबर जो है वो 1 होगा। ग्रुप नंबर सिंपल 1 होगा। अगर p हो तो उसमें 10 ऐड होता है, और अगर आखिरी सब शेल s हो तो वही आता है जो इसका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आपने समझनी है कि अब इसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसको फिर जो है 8 और 7 और कोई नहीं देगा, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज आ गया। और ये एस ब्लॉक में है। क्यों एस ब्लॉक में है? कि इसका आखिरी सब शेल एस है। ठीक है, आखिरी सब शेल एस है, तो ये एस ब्लॉक में है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पीरियड्स और ग्रुप जो हैं ये मालूम करने आ गए होंगे। अब इनको रीचेक करके देखते हैं कि ये हमारे जो है पीरियोडिक टेबल में इसी पोजीशन पर है या नहीं है। जी बच्चों, हम लोग आ गए हैं जी अपने पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले देखते हैं अल्युमिनियम को।
तो मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि ये पीरियड 1 है, ये इसके सामने लिख देता हूँ, ये 2 है और ये 3 है। 3 को अगर आप ध्यान से देखें, आप आगे जाएँ तो ये आ गया है अलमुनियम। तो एक बात तो ठीक हो गई कि पीरियड थर्ड है, और क्या ग्रुप भी थर्ड है। तो ग्रुप के लिए जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है एज्यूम करता हूँ। ये देखिए, ये तो जो इसका अलमुनियम का जो है ग्रुप वो भी थर्ड ए है, ठीक है ना, थर्ड ए है। और इसका अगर आप ग्रुप नंबर देखें तो ग्रुप नंबर भी 13 है। ओके हो गया बच्चों। तो और दूसरा जो है हमारे पास था पोटाशियम, उसका था 4th पीरियड। और तो पीरियड इसका देखते हैं जी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 पीरियड में और ग्रुप 1A। तो आप ये देखिए तो यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो अब मूव करते हैं आगे। आगे है जी हमारे पास बच्चों, ये हमने मालूम कर लिया है पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। तो अब आपने ना बच्चों इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम में आपको भूले ना। उसके बाद वही एस ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक्स इन द प्रोडक्ट टेबल। तो अब अच्छा जी, देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2A एलिमेंट कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल है तो ये एस ब्लॉक में होगा। और तो अच्छा जी, ही एक्सेप्ट हीलियम नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन द पी सब शेल। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर पी ब्लॉक होगा, जो पी ब्लॉक जो है वो उस वक्त होगा कि जब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो सब शेल है वो पी ब्लॉक में हो। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए, ये लिथियम का एस है तो ये एस ब्लॉक में आएगा, और ये कार्बन का अब ये आखिरी सब शेल पी है तो ये पी ब्लॉक में आएगा। सिंपल सी ये बात है। और जो चार्ज होता है तो चार्ज वही है कि जो इनका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, आपने उस हिसाब से इसको देखना है। ग्रुप नंबर से मुराद क्या है बच्चों, ये भी आप देख लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अब इसका एक ग्रुप नंबर है 1A, तो इसका चार्ज होगा +1। क्यों कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर है जी बच्चों ये 2A, तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब 6 कम है तो ये अपने 2 देगा, 6 इसको कोई नहीं देगा, तो इसका चार्ज +2। ये 3 है तो इसका क्या मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 नहीं है तो उसको 5 कोई नहीं देगा, ये अपने 3 दे देगा तो इसका चार्ज +3 आ जाएगा। ये अब ये 8A है, 8A होता ही नोबल गैसेज है, यानी ये रिएक्ट ही नहीं करती, बहुत कम रिएक्ट करती हैं। सिर्फ आप ये याद रखेंगे ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती कि इनका जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि अब देखिए ग्रुप 8A है तो इसका मतलब है कि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 7A को अगर आप देखें तो 7A में जो है ये हमारे पास, इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 7 है, 1 नहीं है। तो अभी अपने 7 नहीं देगा तो 1 ले लेगा, तो ये जो है हेलोजेंस वाला ग्रुप इसके ऊपर आएगा चार्ज -1। इसके इसमें 6 हैं, 2 कम है तो ये जो है 2 लेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -2। ठीक है ना। अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट, एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है दूसरे को देता है तो चार्ज आता है प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। इसके आखिरी शेल में 5 है, 3 कम है, तो अब ये जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका चार्ज आ जाएगा -3। ओके हो गया बच्चों। अब ये 4 है तो इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 4 है। अब ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, और अगर 4 देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +4, और अगर चार्ज लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -4। ठीक है, ये चार्ज नंबर होता है। इसके बाद दे आपके पास से हैं जी बच्चों आगे, अच्छा, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसके अंदर हमने बच्चों अभी शील्डिंग इफेक्ट, और फिर है जी एटॉमिक साइज, और फिर है आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके बाद जी मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी और डेंसिटी। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। ध्यान से आपने इसको समझना है। आप बच्चों ज़रा इसको समझिएगा कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो मैंने आपके सामने एक बनाया है स्केच, लेफ़्ट से राइट और टॉप से बॉटम। लेफ़्ट से राइट जो है हम इसे कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, PERIO। और टॉप से जो बॉटम है इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, ठीक है। अब टॉप से बॉटम ग्रुप्स हैं और लेफ़्ट से राइट पीरियड्स हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि लेफ़्ट से राइट इन दी पीरियड्स, ये मैं पहले लिख देता हूँ, लेफ़्ट टू राइट इन दी पीरियड, ठीक है। ये L से मुराद लेफ़्ट, R से मुराद राइट और P से मुराद पीरियड है। तो ये आपने ये जो जब पेपर में आपने लिखना है तो आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। लेफ़्ट टू राइट इन दी पीरियड, अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ शेल सेम है मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट इन दी पीरियड्स number of electrons will be increased, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और आप टॉप से बॉटम देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप। अगर टॉप से बॉटम अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक शेल, 2, 3, 4। तो टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप्स नंबर ऑफ शेल जो है ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं ये जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट से राइट इन द पीरियड्स नंबर जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स जो है ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है ये पीरियोडिसिटी है हमारे पास। अब ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपको आगे ये जो हैं जितनी भी डेफिनेशंस हैं उसमें काम आएंगे, ठीक है। अब ये इसको जो है आगे इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको समझते हैं। अब बच्चों आपके पास टोटल 8 डेफिनेशंस हैं या 8 डेफिनेशंस या आप इनको क्या कह सकते हैं। पहला है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, डेंसिटी, ये 5 हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप को मैं दिखाऊं तो आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टोटल 6 हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हमारे पास जो है शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा अब ना पेपर में आपने 2 चीज़ें आपको ने इनमें से कोई भी चीज़ अगर पेपर में आती है तो आपके पास आपने 2 काम करने होते हैं। पहला कि आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी होती है, दूसरा आपने इनका ट्रेंड लिखना होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन तो याद हो जाती है, अब ये 8 चीज़ें हैं, इनका ट्रेंड कैसे याद रखा जाएगा। तो इनका ट्रेंड याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, सिर्फ ध्यान से आपने इसको समझना है। आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी और डेंसिटी, ये 5 आपस में इक्वल हैं, 5 आपस में इक्वल हैं, बस ये आपने याद रखना है। शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी और डेंसिटी, ये 5 आपस में इक्वल हैं।
अब सिर्फ इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि शील्डिंग, अच्छा जो सेम चीज़ है कि ये पांचों आप देखें तो ग्रुप इंक्रीज, ग्रुप इंक्रीज, ग्रुप इंक्रीज, ग्रुप इंक्रीज और ग्रुप इंक्रीज, इन पांचों का जो ग्रुप है वो क्या है बच्चों, इंक्रीज होता है। ठीक है। और अब जो शील्डिंग इफेक्ट है ये पीरियड में कांस्टेंट है। ठीक है। और एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर ये जो है ये पीरियड्स में डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पीरियड्स में डिक्रीज होते हैं। और रिएक्टिविटी और डेंसिटी ये वेरी करती है, ये दोनों वेरी करती हैं। ठीक है। और वेरी से मुराद क्या है कि रिएक्टिविटी ये है, रिएक्टिविटी की तारीफ़ अगर आप देखें तो उसकी तारीफ़ ये है कि एक जो एलिमेंट्स है वो कितने जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आता है। अब जो है रिएक्टिविटी, शुरू वाले जो है A1A और 2A, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और हाई रिएक्टिव, इनकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है तो इनके ऊपर चार्ज +1 और +2 आ जाता है। मगर आप फिर इसके बरक्स अगर आप देखें तो 6A, 5A या 6A या 7A, तो ये इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी हाई है। मगर अब यहाँ 6A है तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी रिएक्टिविटी -2 आ जाएगी। बस ये फ़र्क है इनके अंदर। मगर जो डेंसिटी है, डेंसिटी को ज़रा आप समझिएगा कि डेंसिटी जो है बच्चों ये शुरू में इंक्रीज़ होती है दरमियान तक, दरमियान में जाने के बाद ये डेंसिटी जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। वेरी का मतलब ये है कि डेंसिटी पीरियड्स में सेंटर तक इंक्रीज़ होती है, फिर सेंटर के बाद वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये आपने इसको समझना है। बाकी ये पांचों जो है इनका जो ट्रेंड है वो आपस में सेम है। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये पीरियड में कांस्टेंट होता है और बाकी एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर ये दोनों डिक्रीज होते हैं। और रिएक्टिविटी और डेंसिटी ये आपस में वेरी करती हैं और ग्रुप में ये सारे इंक्रीज होते हैं। अब पेपर में आपने ये जो है इसकी दूसरी चीज़ है ट्रेंड, ये कैसे लिखनी है। सिर्फ आपने ये तो नहीं लिखना कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो सिंपल अगर आप बात करते हैं इसकी जी शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में कांस्टेंट है तो आपने क्या लिखना है, तो अब आपने जो लिखना है बच्चों वो ये ऊपर वाली लाइन आपने लिखनी है। लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज सो शील्डिंग इफेक्ट विल बी कांस्टेंट, बस ये आपने लिखना है। और अगर ग्रुप की बात की जाए तो टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स विल बी इंक्रीज सो शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज, बस ये 2 लाइनें आपने इनके साथ मेंशन कर देनी है और आगे ये बता देना है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। बस इसके अलावा आपने कोई और काम नहीं करना। ठीक है। ये पांचों आपस में इक्वल हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पांचों आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं जो बाकी 3 रह गए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपल याद रखिए ये तीनों इनका उल्ट है, ये तीनों इनका उल्ट है। अब आप देखिए कि ये ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं, ये ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है ना। इनका ये इन्वर्स होता है, ये तीनों इन्वर्स हैं। ग्रुप में ये इंक्रीज़ होते हैं, ये ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं। और ये ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ होते हैं और ये ग्रुप जो पीरियड्स में ये इंक्रीज़ होंगे। अगर ग्रुप में ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीरियड्स में ये इंक्रीज़ ही होंगे। ठीक है। ये आपने बस से याद रखना है। ठीक है ना। जिस तरह ये देखिए ये पीरियड्स में डिक्रीज़ होते हैं, ग्रुप में इंक्रीज़ होते हैं, तो ये इनका होता है उल्ट, ये ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं और पीरियड्स में इंक्रीज़ होते हैं। ये इस तरीके से आपने इनका ट्रेंड याद रखना है और इसी तरीके से आपने पेपर में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि ये इनका जो ट्रेंड है ये भी अब आपको याद जो है आसानी से हो जाएगा और पेपर में कैसे लिखना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। 2 चीज़ें, एक डेफिनेशन और एक ट्रेंड। ट्रेंड में
ये वाली जो लाइन मैंने आपको बताई है पीरियड और ग्रुप के साथ ये लाजमी तौर पर आपने लिखनी है। उसके बाद आपने आगे बता देना है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, बस इतनी सी ये जो है बात है आपकी। अच्छा, अब जो इसमें न्यूमेरिकल इस्तेमाल होता है शील्डिंग इफेक्ट और इनका, तो वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन, एनर्जी, इन सब के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अभी बाद में सोल्व करवाता हूँ। उससे पहले ये थोड़ा सा जो बाकी अहम चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो अच्छा, इसमें ना ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन मेटल, तो ये भी आपने एक दफ़ा लाजमी तौर पर रीड करनी है। उसके बाद वही न्यूमेरिकल है कि आपने बताना है कि ग्रुप और पीरियड। इसके बाद है बच्चों ये ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, ये आपने लाजमी तौर पर याद करना है, बहुत अहम टॉपिक है। और इसके बाद है बच्चों हमारे पास से लेंथानाइड्स एंड एस्टीनाइड्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए कि लेंथानाइड्स आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, आर सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हमारे पास जो दो रोज़ है, उनमें से जो पहली रो है उसे लेंथानाइड्स यानी रेयर एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 57 से 71 तक होते हैं। और एंथीनाइड्स ये एक और सीरीज़ होती है और इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, और ये भी लेंथानाइड्स के नीचे यानी जो दूसरी रो है वो होती है, और इसमें एलिमेंट 89 से 103 तक मौजूद होते हैं। अब हमने इनको पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए कि इनकी वजह से पीरियोडिक टेबल की जो शेप थी, जो अरेंजमेंट थी, वो ख़राब हो रही थी, ठीक है। इसके बाद ये हेलोजेंस है। अच्छा, हेलोजेंस में ना ये चीज़ आपको बहुत अहम तरीके से याद होनी चाहिए, इनकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस सबसे ज़्यादा एफ़ की होती है, फिर सी की, फिर बी आर की, और फिर आई की होती है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस आपको ने याद करनी है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, तो इसमें आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि अब हमारे पास से बच्चों जो है ग्रुप 7A, इसको ज़रा आप देखिएगा। सबसे पहले होता है हमारे पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। अच्छा, ठीक है ना। अब ये देखिए जो फ्लोरीन है ये Cl के साथ, Br के साथ और I के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि रिएक्शन में F और Cl हो तो FCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर ये जो है Cl, ये Br और I के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब ये जो I है ये ऊपर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, और ऊपर वाले नीचे सब के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब ये Cl Br और I के साथ रिएक्ट कर सकता है, मगर Cl F के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि F Cl से ऊपर हो गया है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वो पेपर में ये पूछता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो पॉसिबल है, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये देखिए FCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये आप देखिएगा ज़रा ये वाला रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए कि Cl जो है F के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Br I के साथ कर रहा है तो ये रिएक्शन हो सकता है, I Br के साथ ये नहीं हो सकता। Cl Br के साथ हो सकता है, और Cl जो है I के साथ ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे रिएक्शन हो सकते हैं, नीचे से ऊपर रिएक्शन नहीं हो सकते, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों आपके पास आती हैं नोबल गैसेज, तो इनकी भी प्रॉपर्टी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और इसके बाद है जी अब एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको ज़रा समझते हैं। अच्छा, अब ये जो है 4, इसको देखिएगा, कहता है अरेंज द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट,
कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, इस हवाले से आपने अब मुझे बताना है। तो अब आप ने इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब बच्चों हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इनके एटॉमिक नंबर्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब हमने ये बताना है, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के हिसाब से। तो अब सिंपल बच्चों, सबसे पहले लिथियम है, तो अब आपने लिथियम का पीरियड और ग्रुप मालूम करना है। पीरियड और ग्रुप कैसे मालूम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो सिंपल अब न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में अब आपने इसको कैसे लिखना होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं 3। तो बच्चों पहला जो शेल है, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में 1। इसको अगर आप देखें तो पहले शेल में 2, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। फिर आप इसको तो देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1, ठीक है। अब इनका जो आखिरी शेल है, जो आखिरी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताते हैं ग्रुप। तो इन तीनों का जो ग्रुप आ गया वो ग्रुप आ गया 1A। ये तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं पीरियड। तो पीरियड जो है Li का ये आ गया जी दूसरा पीरियड, और Na का जो आ गया ये तीसरा पीरियड, और K में 4 शेल्स हैं तो इसका पीरियड आ गया 4K, ठीक है। जो K है पोटाशियम है, इसका पीरियड आ गया 4। अब ध्यान से आपने इसको समझना है, ठीक है। ये जो है न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज में ग्रुप और पीरियड मालूम करने का आसान तरीका है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आपने अगर ये पीरियड और ग्रुप मालूम करना हो तो फिर आपने प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम करना होगा, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 1। इसमें 11 हैं तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसमें 19 हैं तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये अब आपको ये समझ आ गया कि इनका जो ग्रुप है वो 1A ही है, और इनका जो पीरियड है वो दूसरा, तीसरा और चौथा है। अब आप ज़रा शील्डिंग इफ़ेक्ट को बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आप नीचे जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, नीचे जाए, तो आप ज़रा इस न्यूमेरिकल को फिर देखें तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट K में है, फिर उसके बाद N में है, और सबसे कम Li में है। तो डिक्रीजिंग के हिसाब से अगर आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, K Na और जो है Li, या आप इसको ऐसे लिखें Li Na और K, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा K में है, और डिक्रीजिंग के हिसाब से आपने इसको इस तरीके से लिखना है, और इंक्रीजिंग के हिसाब से आपने इसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और आप अगर फिर इसका जवाब अगर स्टेटमेंट की शक्ल में देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि लिथियम और सोडियम और पोटाशियम, इन सब का जो ग्रुप है वो 1A है। लिथियम का ग्रुप जो है और जो पीरियड वो दूसरा है, Na का तीसरा है और K का 4th है। तो अब जितना ज़्यादा पीरियड होगा उतनी ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो होगा। तो सबसे ज़्यादा K में है, फिर Na में है, फिर Li में है। सिंपल आपने इसका ये जवाब देना है। और इसके अलावा किसी भी जो आपने डेफिनेशंस अभी पढ़ी हैं, एटॉमिक साइज, मेटालिक के करैक्टर, रिएक्टिविटी, डेंसिटी, तो सब का आपने इसी तरीके से पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट करना है, और फिर आपने उनका जो ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से आपने ये बताना है कि वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। सिंपल था, आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये चैप्टर 4 आपको समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।